कहानी की शुरुआत एक बेहद लग्जरी प्राइवेट जेट से होती है। केबिन की लाइट्स डिम हैं और कुछ रईस लोग आराम फरमा रहे हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट रिचर्ड नाम के घमंडी बिजनेसमैन को ड्रिंक्स ऑफर करती है, जो झिड़कते हुए सिर्फ शैंपेन मांगता है। तभी प्लेन के पिछले हिस्से से रैंडी नाम का एक आदमी लड़खड़ाता हुआ मेन केबिन में आता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे ड्रग्स देकर बेहोश किया गया था और वो वक्त से पहले होश में आ गया है। वो बुरी तरह कांप रहा है और उसकी आंखों में खौफ है। उसे देखकर प्लेन में पैनिक फैल जाता है। रिचर्ड चिल्लाता है, इनमें से एक पहले ही जाग गया। तभी एक मिडिल एज आदमी, जिसे सब डॉक्टर कहते हैं, आगे आता है। वह बिना किसी घबराहट के रैंडी को शांत करके जमीन पर लिटाता है। एक पल के लिए लगता है जैसे ये कोई मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन तभी असली खौफनाक खेल शुरू होता है। डॉक्टर अचानक फ्लाइट अटेंडेंट से एक पेन मांगता है और बिना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले उस पेन को सीधे रैंडी की गर्दन में घोंप देता है। फ्लाइट अटेंडेंट चीख पड़ती है और चारों तरफ खून फैल जाता है। प्लेन में बैठे लोग हैरान तो है, लेकिन रैंडी की हालत पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि डॉक्टर ने खेल शुरू होने से पहले ही एक शिकार को मार दिया। मौत के मुंह में जाते जाते रैंडी अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करता है। वो पास रखी शैंपेन की बोतल रिचर्ड के चेहरे पर दे मारता है और उसी टूटी हुई बोतल से डॉक्टर पर भी हमला करता है। खूनी झड़प शुरू हो जाती है। तभी प्लेन के बेडरूम से एथेना नाम की एक औरत शांति से बाहर आती है। उसके हाथ में उसकी एक हाई हील जूती है। वो बिना किसी घबराहट के सीधे रैंडी के पास पहुंचती है और अपनी हाई हील सीधे उसकी आंख में घोंप देती है। रैंडी वहीं ढेर हो जाता है। मौत का ये नंगा नाच इन लोगों के लिए आम बात थी। एथेना बहुत ही ठंडे दिमाग से हील बाहर निकालती है और डॉक्टर को ऑर्डर देती है कि इसकी लाश को वापस बाकी बेहोश लोगों के पास फेंक दिया जाए। दरअसल ये अमीर लोग दुनिया के वो ताकतवर दरिंदे हैं जिन्हें आम इंसानों को किडनैप करके उनका शिकार करने का शौक है। मरने से पहले रैंडी की नजर अपने पास बेहोश पड़ी एक लड़की पर पड़ती है और उसके आखिरी शब्द होते हैं, मदद करो। अगला सीन सीधे एक अनजान और घने जंगल में खुलता है, जहां हमारी कहानी की मेन लीड, जिसे हम फिलहाल डेजी बुलाएंगे, अचानक होश में आती है। उसकी आंखों में डर है और दिमाग में हजारों सवाल। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस अनजान जगह पर कैसे पहुंची। वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। जब वो अपने चेहरे को छूती है तो उसे एहसास होता है कि उसके मुंह पर चमड़े का एक मोटा गैग बंधा हुआ है। ये गैग उसके सिर के पीछे एक लॉक से जुड़ा है और उस पर एक छोटा सा ताला लगा है। वो बुरी तरह घबरा जाती है और उस ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना मजबूत है कि नंगे हाथों से नहीं टूट सकता। कुछ दूरी पर उसे एक और औरत दिखाई देती है जिसने नेशनल कार रेंटल की शर्ट पहनी हुई है। उसका नाम क्रिस्टल है। क्रिस्टल के मुंह पर भी बिल्कुल वैसा ही गैग बंधा है, लेकिन वो पूरी तरह से शांत और फोकस्ड है। वो एक पत्ते और पिन का इस्तेमाल करके खुद का एक कंपास बनाती है ताकि सही दिशा का पता लगा सके। डेजी उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टल उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और अपनी दिशा तय करके वहाँ से आगे निकल जाती है। डेजी फिर अकेली पड़ जाती है। जब वो आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि उस खुले मैदान में लगभग 10 और लोग भी धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। इन सभी लोगों के मुंह पर भी बिल्कुल वैसा ही गैग और ताला लगा हुआ था। सभी लोग कंफ्यूज और बुरी तरह डरे हुए हैं। उस खुले मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का क्रेट रखा हुआ है। इस क्रेट को देखकर सबके मन में उत्सुकता और डर दोनों पैदा होते हैं। एक आदमी वहाँ पड़ी एक क्रोबार उठाता है और क्रेट को खोलने की कोशिश करता है। वहीं एक उम्रदराज आदमी उसे रोकने का इशारा करता है। उसे डर था कि इस क्रेट के अंदर कोई बम हो सकता है, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता और क्रेट का ढक्कन खोल देता है। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तभी अचानक उसमें से एक छोटा सा सुअर चीखता हुआ बाहर भागता है। पल भर के लिए सबको लगता है कि शायद ये उनके साथ कोई भद्दा मजाक हो रहा है, लेकिन जब वे लोग क्रेट के अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बड़े से क्रेट के अंदर ढेर सारे घातक हथियार, राइफल्स, पिस्टल्स, चाकू, फर्स्ट एड किट्स और पानी के जग रखे हुए थे। ये सब देखकर उन सबको एहसास हो जाता है कि वे किसी पिकनिक पर नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक जगह पर फंस गए हैं जहाँ उन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों की जान लेनी होगी। हर कोई पागलों की तरह क्रेट की तरफ भागता है और जिसके हाथ में जो हथियार लगता है वो उसे उठा लेता है। इसी अफरा तफरी के बीच डेजी की नजर क्रेट के टूटे हुए ढक्कन पर पड़ती है, जहाँ एक छोटी सी चाबी टेप से चिपकी हुई थी। चाबी उनके मुंह पर लगे तालों की है। वो लड़का जल्दी से डेजी का ताला खोलता है और फिर डेजी उस लड़के का ताला खोल देती है। धीरे धीरे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और उन गैग्स को निकाल फेंकते हैं। एक आदमी डेजी की तरफ एक पिस्तौल बढ़ाता है और कहता है कि अगर वो ट्रिगर दबा सकती है तो उसे ये हथियार अपने पास ही रखना चाहिए, लेकिन उन्हें सवाल जवाब करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। जंगल की शांति को चीरते हुए अचानक एक गोली चलने की जोरदार आवाज आती है। गोली सीधे एक पेड़ के तने से टकराती है। गोली सीधे डेजी के सिर को छलनी कर देती है। ये साफ हो गया था कि इस खौफनाक खेल में कोई भी सेफ नहीं है और कोई अनदेखा स्नाइपर उन सबको बहुत दूर से अपना निशाना बना रहा है। खौफ और पैनिक अब अपनी हदें पार कर चुका था। लड़का जो अब डर से बुरी तरह थर्रा रहा था। औरत अपनी जान बचाने के लिए एक गिरे हुए पेड़ की तरफ भागती है। भागते हुए अचानक जमीन के अंदर गिर जाती है। ये ट्रकर लड़का उसकी चीख सुनकर अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ता है। गोलियों की बौछार के बीच वो किसी तरह उस गड्ढे के पास पहुंचता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। औरत दर्द से तड़प रही थी, लेकिन ट्रकर लड़का किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे उस नुकीले स्पाइक से ऊपर खींच निकालता है। वे दोनों खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें वहाँ से भागना ही था। ट्रकर लड़का उस घायल औरत का सहारा बनता है और वे दोनों भारी कदमों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रकर लड़का अपना अगला कदम रखता है, उसके जूते के नीचे से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। यह आवाज जमीन में छुपे एक लैंडमाइन की थी। अगले ही सेकंड एक भयानक धमाका होता है। औरत हवा में उछल जाती है
और दोबारा उसी गड्ढे में जा गिरती है। एक और स्पाइक उसके शरीर के आर पार हो जाता है। एक और शख्स जिसकी हेयरलाइन रिसीडिंग है वहाँ पहुँचता है। औरत ने उस आदमी से गन मांगी। आदमी ने गन देने से मना किया तो औरत ने जोर लगाकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली और अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा दिया। आदमी समझ जाता है कि अगर वो वहाँ 1 सेकंड भी और रुका तो मौत है। वो उस मरी हुई औरत के हाथ से गन निकालता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से दौड़ने लगता है। वो भागता रहता है पेड़ों को पीछे छोड़ता हुआ जब तक कि वो ऊपर एक पहाड़ी पर नहीं पहुंच जाता। पहाड़ी के उस पार एक असली पक्की सड़क थी जहां उसे बचे हुए 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं। इनमें बडवाइजर शर्ट पहना आदमी, एक लंबे बालों वाला लड़का, लंबरजेन जैसी औरत थी। इन सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हेयरलाइन वाला आदमी एक खौफनाक शब्द बोलता है, मैनोगेट। उन्हें एहसास होता है कि इंटरनेट की वो डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है और सड़क के किनारे से लगकर भागने लगता है। उसके पीछे किड रॉक और लंबरजेन भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते अचानक सड़क के मोड़ पर उन्हें एक छोटा सा कंट्री सर्विस स्टेशन दिखाई देता है। आदमी दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुसता है। वहाँ एक बूढ़ा कपल टीवी पर खबरें देख रहा था। आदमी उनसे गन पॉइंट पर पूछता है कि वे लोग इस वक्त कहाँ हैं। बूढ़ी औरत बताती है कि वे अरकनसास में हैं। बाकी दोनों सर्वाइवर्स भी दुकान के अंदर घुस आते हैं। दुकान का दरवाजा तुरंत अंदर से ब्लॉक कर दिया जाता है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जगह को वे अपनी पनाहगाह समझ रहे थे असल में वो मौत का एक और भयानक जाल था जहां उनका आखिरी खेल खेला जाने वाला था। दुकान के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। हेयरलाइन वाला आदमी बूढ़े आदमी से फोन मांगा। उस डरे हुए बूढ़े जोड़े ने उसे फोन थमा दिया। हेयरलाइन वाले आदमी ने 911 डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने पुलिस ऑपरेटर को बताया कि जंगल में भयानक कत्लेआम चल रहा है और वे लोग मैनोरगेट का शिकार हो गए हैं। उसने तुरंत मदद भेजने की भीख मांगी। ऑपरेटर की आवाज बहुत शांत थी लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि मदद रास्ते में है। फोन रखने के बाद हेयरलाइन वाले आदमी ने राहत की सांस ली। उसके साथ आए किड रॉक और लंबरजेन ने भी सुकून महसूस किया। भूख और थकान से चूर किड रॉक दुकान के एक शेल्फ से बिस्किट का एक पैकेट उठाता है, लेकिन इस जन्नत में मौत एक अलग भेष बदल कर बैठी थी। जैसे ही किड रॉक उस पैकेट को खोलता है उसमें से खाने की चीज के बजाय एक अजीब सा सफेद पाउडर नीचे गिरने लगा है। हेयरलाइन वाला आदमी पलटकर ये नजारा देखता है और पूछता है कि ये सब क्या है, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता काउंटर के पीछे खड़े उन मासूम से दिखने वाले बूढ़े कपल का असली और खौफनाक चेहरा सबके सामने आ जाता है। उस बूढ़े जोड़े ने पलक झपकते ही अपने चेहरों पर गैस मास्क चढ़ा लिए थे। बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के काउंटर के नीचे से शॉटगन निकाली और सीधे हेयरलाइन वाले आदमी की छाती में गोली मार दी। किड रॉक अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ एक गैस का कनस्तर फेंक दिया। लंबरजेन खौफ से चीख रही थी। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी शॉटगन लोड करते हुए उसके करीब आता है। वो अपने गैस मास्क के पीछे से एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है कि उसे नरक पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो खुद एक गॉडलेस एलीट है। इससे पहले कि लंबरजेन कोई जवाब दे पाती बूढ़े आदमी ने जहरीली गैस सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे कर दी। कुछ पल की भयानक तड़प के बाद लंबरजेन का शरीर भी शांत हो गया। उनका काम पूरा हो चुका था। बूढ़ी औरत ने काउंटर के नीचे लगा एक स्विच दबाया जिससे छत पर लगा एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। कुछ ही पलों में उस फैन ने जहरीली गैस को खींचकर बाहर निकाल दिया। गैस साफ होते ही दोनों ने अपने मास्क उतारे। उन्होंने बहुत ही कैजुअल तरीके से खून साफ किया और उन तीनों लाशों को घसीटकर पीछे स्टोर रूम में डाल दिया जहां पहले से ही कुछ और शिकारों की लाशें पड़ी हुई थीं। यह देखकर साफ हो गया कि ये कोई आम गैस स्टेशन नहीं बल्कि शिकारियों द्वारा बिछाया गया एक बेहद शातिर जाल था। वो बूढ़ा कपल उसी एलीट ग्रुप का हिस्सा था और जो कोई भी जंगल से बचकर इस सड़क तक पहुंचता उसे ये लोग मौत के घाट उतार देते थे। दुकान फिर से पहले जैसी साफ और शांत हो गई। तभी काउंटर के पीछे रखे रेडियो पर एक महिला की आवाज गूंजती है। वो आवाज पूछती है कि क्या उन्होंने अपना काम कर दिया। बूढ़ी औरत बताती है कि उन्होंने 3 लोगों को मार गिराया है। रेडियो से आवाज आती है कि एक और शिकार जिसे वे लोग स्नोबॉल कह रहे थे अब उसी गैस स्टेशन की तरफ आ रही है। रेडियो वाली औरत उन दोनों को हिदायत देती है कि इस बार वाली शिकार के पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए वे उसके साथ थोड़ा खेल सकते हैं और मजे ले सकते हैं। बूढ़ा कपल अपने अगले शिकार के इंतजार में फिर से काउंटर के पीछे अपना मासूम नकाब ओढ़कर खड़े हो जाते हैं। तभी गैस स्टेशन के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये वही औरत थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंगल में देखा था, क्रिस्टल। वो बहुत ही शांत और बिना किसी घबराहट के गैस स्टेशन का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसकी इस शांति को देखकर वो बूढ़ा कपल थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अब तक जो भी लोग यहाँ आए थे वे खौफ से कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी अपनी नकली मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। क्रिस्टल सीधे काउंटर के पास आती है और मार्लबोरो रेड सिगरेट का एक पैकेट मांगती है। बूढ़ी औरत उसे सिगरेट देती है। पैसे चुकाने के लिए क्रिस्टल अपने जूते के अंदर से मुड़ा हुआ एक $20 का नोट निकालकर काउंटर पर रखती है। इसके बाद वो बहुत ही ठंडे अंदाज में बूढ़े आदमी से पूछती है कि वो इस वक्त किस राज्य में है। बूढ़ा आदमी झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अरकनसास में है। क्रिस्टल कुछ नहीं बोलती। बूढ़ी औरत उसे उसके बचे हुए पैसे वापस करती है। क्रिस्टल उन पैसों को अपने हाथ में देखती है और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ती है। बूढ़ा आदमी घबराकर अपनी शॉटगन की तरफ लपकता है, लेकिन क्रिस्टल की फुर्ती किसी ट्रेंड कमांडो जैसी थी। क्रिस्टल उसकी ही शॉटगन उठाती है और बिना एक पल सोचे उस बूढ़े आदमी के सिर के परखच्चे उड़ा देती है। क्रिस्टल उसके पास जाती है और बहुत ही शांत आवाज में कहती है कि अरकनसास में सिगरेट
की कीमत $6 होती है। उसे अपनी गलती का एहसास कराने के बाद क्रिस्टल गोली चला देती है। पल भर में ही शिकार करने वाले खुद शिकार बन चुके थे। क्रिस्टल ने साबित कर दिया था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी जिसे आसानी से मारा जा सके। उसने सिगरेट का पैकेट देखा तो वो खाली निकला, लेकिन उसे वहाँ शॉटगन की गोलियां मिल गईं, जिन्हें उसने अपनी जेब में भर लिया। उसने दुकान से रेडियो भी उठा लिया और फिर बाहर निकल गई। बाहर आकर क्रिस्टल की नजर गैस स्टेशन के पीछे खड़ी एक पिकअप ट्रक पर पड़ती है। उसकी पारखी नजर तुरंत भांप लेती है कि उस ट्रक की नंबर प्लेट में कोई पेंच नहीं लगे थे। जब वो उस प्लेट को खींचकर निकालती है तो उसके नीचे यूरोपियन स्टाइल की एक लंबी नंबर प्लेट दिखाई देती है। ये इस बात का एक और सबूत था कि वे अमेरिका में नहीं है। तभी क्रिस्टल को ट्रक के नीचे कुछ बंधा हुआ दिखाई देता है। वो झुककर देखती है तो उसे एक्सप्लोसिव मिलता है, जो एक पतले धागे के जरिए ट्रक के दरवाजे के हैंडल से जुड़ा हुआ था। अगर कोई भी उस दरवाजे को खोलता तो पूरा ट्रक एक भयानक धमाके के साथ उड़ जाता। क्रिस्टल समझ जाती है कि ये एक और जाल है। वो तुरंत वहाँ से पीछे हटती है और एक पास की पहाड़ी पर पेड़ों के पीछे छुपकर निगरानी करने लगती है। कुछ ही देर में हवा को चीरती हुई एक मशीन की आवाज गूंजती है। आसमान से एक हाईटेक ड्रोन गैस स्टेशन की तरफ आ रहा था। ये ड्रोन उन्हीं शिकारियों का था जो ये देखने आए थे कि दुकान के अंदर क्या हुआ है। क्रिस्टल पेड़ों के पीछे और छुप जाती है ताकि ड्रोन की नजर उस पर न पड़े। ड्रोन जैसे ही गैस स्टेशन के पास पहुंचता है, अचानक जंगल से एक गोली चलती है और ड्रोन हवा में ही टूटकर गिर जाता है। क्रिस्टल देखती है कि जंगल से एक भारी शरीर वाला आदमी, जिसे हम गैरी बुलाएंगे, बाहर निकल कर आ रहा है। वो अपने हाथों में बंदूक लिए हुए है और बहुत ही सहमा हुआ है। गैरी उस टूटे हुए ड्रोन को पैरों से कुचलता है और फिर उस पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ता है। क्रिस्टल पहाड़ी से सीटी बजाकर उसे रोकती है। गैरी अपनी बंदूक तानकर आवाज की दिशा में देखता है, लेकिन क्रिस्टल बहुत ही इत्मीनान से बाहर आती है और उसे बताती है कि अगर उसने वो दरवाजा खोला होता तो वो बम से उड़ जाता। गैरी जब तार को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्रिस्टल का शुक्रिया अदा करता है। क्रिस्टल बिना ज्यादा बात किए वहाँ से जंगल की तरफ चल पड़ती है। गैरी भी अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चलते हुए गैरी क्रिस्टल को अपनी थ्योरी बताता है कि ये सब उन अमीर लोगों की साजिश है जो आम लोगों को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं। क्रिस्टल को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ वहाँ से भागने पर था। तभी क्रिस्टल को कुछ आहट सुनाई देती है। वो रेल की पटरियों के पास पहुंच चुकी थी। वो पटरियों पर हाथ रखकर महसूस करती है और गैरी से कहती है कि एक ट्रेन आ रही है और उन्हें भागकर उस पर चढ़ना होगा। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हैं। एक तेज रफ्तार मालगाड़ी उनके पास से गुजरती है। क्रिस्टल एक चलती हुई बोगी के डब्बे पर छलांग लगा देती है। गैरी का पैर फिसल जाता है, लेकिन क्रिस्टल सही वक्त पर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उनकी आंखें अंधेरे के अभ्यस्त होती हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे वहाँ अकेले नहीं हैं। उस डब्बे के अंदर पहले से ही कई शरणार्थी छुपकर बैठे थे। गैरी को तुरंत शक होता है कि ये लोग भी उसी खूनी खेल का हिस्सा हैं और वो उन पर बंदूक तान देता है। तभी एक औरत के रोते हुए बच्चे की आवाज से सन्नाटा टूटता है। तभी ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगती है और वो एक झटके के साथ रुक जाती है। बाहर से कुत्तों के भौंकने और सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ट्रेन का दरवाजा खुलते ही खौफ का एक नया मंजर सामने था। बाहर खड़े विदेशी सैनिकों ने अपनी राइफल्स तान रखी थी और उनके खूंखार कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। सैनिकों ने चिल्लाते हुए सबको ट्रेन से बाहर निकलने का हुक्म दिया। गैरी और क्रिस्टल के साथ साथ सभी शरणार्थियों को बाहर निकालकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया गया। कुत्तों की दहशत और सैनिकों की बंदूकें देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान कांप रहा था, सिवाय क्रिस्टल के। वो अभी भी बेहद शांत थी। उसने सैनिकों की आंखों में देखकर कहा कि वो एक अमेरिकन है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकन शब्द का एक अलग ही वजन होता है। गैरी ने भी तुरंत क्रिस्टल की नकल करते हुए खुद को अमेरिकन बताया। स्थिति थोड़ी शांत हो ही रही थी कि तभी शरणार्थियों में से एक दाढ़ी वाले आदमी ने भी खुद को बचाने के लिए टूटी फूटी अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया कि वो भी अमेरिकन है। उसने न्यूयॉर्क, हॉट डॉग, पिज्जा और हॉलीवुड की चीजों के नाम रटने शुरू कर दिए ताकि सैनिक उसकी बातों पर यकीन कर लें। यह देखकर गैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि इस आदमी की बेवकूफी की वजह से उनकी सच्चाई पर भी शक किया जाएगा। गैरी उस आदमी पर चिल्लाने लगा। पूरा नजारा इतना कंफ्यूजिंग और अजीब हो गया था कि सैनिकों का धैर्य जवाब दे गया। एक भयानक कत्लेआम मच जाता है। इस बीच गैरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग निकलता है। दूसरी तरफ क्रिस्टल की इंस्टिंक्ट्स फिर से काम आती हैं। वो अपनी जान बचाने के बजाय पास खड़ी उच्चे के ऊपर कूद जाती है। क्रिस्टल नजरें उठाती है तो सिवाय उस माँ और बच्चे के वहाँ मौजूद हर इंसान मारा जा चुका था और गैरी वहाँ से गायब था। सैनिकों ने क्रिस्टल के एक मिलिट्री ट्रक में डाल दिया। ट्रक उसे एक रिफ्यूजी कैंप में ले जाता है जो किसी जेल जैसा लग रहा था। क्रिस्टल को एक छोटे से ऑफिस में ले जाया गया जहाँ 2 विदेशी अधिकारी बैठे थे। पूछताछ के दौरान क्रिस्टल को एहसास होता है कि वो क्रोएशिया देश में है। वो उनसे कहती है कि अमेरिकन एम्बेसी में फोन करें, लेकिन वो अधिकारी सिर्फ मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि क्या उसका भी शिकार किया जा रहा था। क्रिस्टल चौंक जाती है। उन्हें कैसे पता कि वो हंट का हिस्सा है। इससे पहले कि क्रिस्टल कोई जवाब देती, वो अधिकारी एक और कैदी को अंदर लाते हैं। उसके सिर से जब काला कपड़ा हटाया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डॉन था, वही काउबॉय शर्ट वाला आदमी जिसे क्रिस्टल ने कहानी की शुरुआत में हथियारों वाले क्रेट के पास देखा था। दोनों को कैंप के बाकी लोगों के साथ खाना खाने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। डॉन क्रिस्टल को बताता है कि कैसे वो कुत्तों से बचते बचाते यहाँ तक पहुंचा और अब उसे यकीन था कि ये पूरी साजिश उन एलीट लोगों
लोगों की ही है। तभी कैंप के बाहर एक जीप आकर रुकती है जिस पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ था। जीप से एक जवान और पढ़ा लिखा सा आदमी बाहर आता है जो अमेरिकन एनवॉय लग रहा था। उसे देखते ही डॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि फाइनली उनकी सरकार ने उन्हें ढूंढ लिया है और अब वे बच जाएंगे। क्रिस्टल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन वो भी डॉन के साथ जीप में बैठ जाती है। जीप जंगल के एक सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। एनवॉय बहुत ही हमदर्दी भरे अंदाज में उनसे पूछने लगा कि उन अमीर शिकारियों ने आखिर उन्हें ही क्यों चुना। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि शायद डॉन और क्रिस्टल ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वे निशाने पर आए। ये सुनकर क्रिस्टल को कुछ अजीब लगता है। कोई भी रेस्क्यू करने वाला अधिकारी इस तरह के सवाल नहीं पूछता। क्रिस्टल अचानक अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुकती है और अपने दोनों पैर पूरी ताकत से उस एनवॉय के चेहरे पर दे मारती है। धक्का इतना जोरदार था कि एनवॉय जीप का शीशा तोड़ता हुआ बाहर सड़क पर जा गिरता है। क्रिस्टल जीप को रिवर्स गियर में डालती है। अगले ही पल जीप का भारी पहिया उस एनवॉय के सिर को कुचलता हुआ निकल जाता है। क्रिस्टल जीप से बाहर निकलती है और उस एनवॉय की बॉडी से एक पिस्तौल निकाल लेती है। उसे यकीन था कि ये आदमी उन्हें बचाने नहीं आया था। डॉन अभी भी क्रिस्टल को पागल समझ रहा था, लेकिन तभी क्रिस्टल जीप की डिक्की खोलती है। डिक्की के अंदर का नजारा देखकर डॉन की चीख निकल जाती है। डिक्की के अंदर गैरी की लाश पड़ी थी, वही गैरी जिसके साथ क्रिस्टल ट्रेन में चढ़ी थी। गैरी के सिर के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा हंटिंग चाकू खुबा हुआ था। क्रिस्टल बिना किसी हैरानी के गैरी की लाश के नीचे से एक मुड़ा हुआ नक्शा निकालती है। उस नक्शे पर बड़े अक्षरों में हंटिंग ग्राउंड्स लिखा था और एक जगह को किल जोन तो दूसरी को हंटर्स ब्लाइंड मार्क किया गया था। ये साफ था कि ये एनवॉय उन्हें बचाने नहीं बल्कि सीधे उन शिकारियों के अड्डे पर सौंपने जा रहा था। डॉन घबराकर कहता है कि उनके पास अब गाड़ी है और उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल मना कर देती है। वो गैरी के सिर में खुबे हुए चाकू को अपनी पूरी ताकत से खींचकर बाहर निकालती है और खून से सने उस चाकू को अपनी पैंट पर पोंछते हुए डॉन को एक कहानी सुनाती है। ये कहानी एक घमंडी खरगोश और एक कछुए की थी। क्रिस्टल बताती है कि बचपन में उसकी माँ उसे ये कहानी सुनाया करती थी जिसमें खरगोश रेस के बीच में सो जाता है और कछुआ जीत जाता है, लेकिन क्रिस्टल की कहानी का अंत कुछ और ही था। वो कहती है कि रेस हारने के बाद उसी रात वो खरगोश एक हथौड़ा लेकर कछुए के घर जाता है, उसके पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर आराम से बैठकर उनका खाना खाता है। क्रिस्टल चाकू को डॉन की तरफ पॉइंट करते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहती है, खरगोश हमेशा जीतता है। डॉन को समझ आ जाता है कि क्रिस्टल यहाँ से भागने नहीं बल्कि उन शिकारियों का शिकार करने जा रही है। तभी झाड़ियों में से वही छोटा सुअर बाहर निकल कर आता है जिसे उन्होंने क्रेट में देखा था। मानो नियति खुद उन्हें रास्ता दिखा रही हो। कहानी अब एक पहाड़ी के ऊपर शिफ्ट होती है जिसे हंटर्स ब्लाइंड कहा जाता है। ये वही जगह थी जहाँ से इस पूरे खूनी खेल को कंट्रोल किया जा रहा था।